वेलकम टू केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम फर्स्ट चैप्टर था जो ग्रेविटेशन साइंस 1 का, तो उसमें कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स को, वो हम सारे क्लियर कर देंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको सब समझ में आ गया है। अब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, कुछ डेरिवेशंस है, कैसे कौन सा फॉर्मूला आया वो देख लेंगे। तो पेज नंबर 3 पे देख लो, केपलर्स लॉ है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है डाउट सेशन का, तो केपलर्स लॉ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिविटी बेस्ड आता है। जैसे कि 3 फिर ऐसे बॉक्स दे देंगे और उसमें 3 लॉज भर दो। नहीं तो फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड था, सेकंड लॉ किस पे डिपेंड था, थर्ड लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ टाइम। तो फर्स्ट वन, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। देख लो फर्स्ट वन क्या होगा, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स with the sun at one of its foci। यानी कि अब इलिप्स को 2 फोकाई होते हैं, फोकल पॉइंट। इसलिए ऊपर पेज नंबर 3 के ऊपर जो डू यू नो में दिया है आपको, वहाँ पे देख लो फोकाई मीन्स देख लो AF1 एंड AF2, AF1 एंड AF2 इज इक्वल टू BF1 BF2 एंड CF1 CF2। यानी कि जो डिस्टेंस सेम आएगा वहाँ पे फोकल पॉइंट होता है, नहीं तो फोकल पॉइंट से कौन सा भी डिस्टेंस ले लो वो सेम रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो क्या होगा, ऑर्बिट कैसा होगा, शेप में इलिप्टिकल। अब इलिप्टिकल शेप यानी कि अंडे जैसा आकार। दिस इज वन फोकाई एंड दिस इज अनदर। तो यहाँ पे हमने ऐसा ले लिया है कि यहाँ पे सन है। व्हाट इज दिस, सन। अब ए लाइन इरेज करता हुए पूरी, तो ए पार्ट क्या होगा, इलिप्टिकल, यानी कि ए इज द प्लैनेट। तो ए प्लैनेट रिवॉल्व होगा सन के अराउंड, कौन से शेप में, इलिप्टिकल शेप में। जैसे जैसे जाएगा वो आगे वैसे मैं फिगर निकालते जाऊंगा। द सेकेंड वन, लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया देख लो क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन sweeps equal area in equal interval of time। अब द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, अब ये लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया। अब यहां पर आ गया है वो प्लैनेट, ए वाला जो प्लैनेट था वो रिवॉल्यूशन करते करते बी पॉइंट को आया है। ओके, तो ए होगा A1 मीन्स एरिया 1 स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसका रोटेशन यहां से A टू B हम कंसीडर कर रहे हैं कि 1 घंटा है, कितना है, 1 आवर। 1 आवर में ये इतना पोर्शन गया, तो एरिया बना A1। अब देख लो 2 निकलता हुआ, और ए हो गया पॉइंट हमारा C, ए हो गया D, ए हो गया E और ए हो गया F। तो दिस एरिया इज इक्वल टू A2 एंड A3। दैट इज यहां पे क्या आएगा, देखो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 कब, इफ टाइम इंटरवल इज इक्वल। यानी कि एक ही ए अगर 1 घंटे में क्रॉस हो रहा है, इतना डिस्टेंस 1 घंटे में क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे 1 घंटे में यहाँ इतना क्रॉस हो रहा है, तो ये सारे एरियाज इक्वल रहेंगे।
देन थर्ड वन, लॉ ऑफ टाइम, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ इट्स मीन्स प्लैनेट का इट्स पीरियड ऑफ revolution around the sun is directly proportional to, around the sun is directly proportional to cube of mean distance of planet, mean distance of planet from the sun. यहां पे दो चीज है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड यानी कि टाइम, तो स्क्वायर हो गया टाइम का यानी कि टी स्क्वायर, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, अब मीन डिस्टेंस होता है आर और इसका क्यूब यानी कि थर्ड पावर, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसे ये कैसे लिखेंगे, सो टी स्क्वायर एज इट इज लिखा हमने, ए आर स्क्वायर क्या है आगे है तो इसे यहां पे आएगा, एलएचएस को आएगा तो डिवाइड होगा यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट। यहां पे आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू एन, तो एन की वैल्यू क्या होगी आर रेज़ टू एन यानी कि एन की वैल्यू होगी 3, नहीं तो आर क्यूब डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा केपलर्स लॉ। अब केपलर के पास इसके एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं थे कि ऐसे क्यों बिहेव करते हैं प्लैनेट्स, तो ये पूरा लिख के ले लो। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन पेज नंबर 5, तो देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, सीएफ लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब यहां पे देख लो what is a centripetal force first, the force which act on an object, जो फोर्स होती है ऑब्जेक्ट पे एक्ट होती है, which directed towards the center of circle, which directed towards center of circle यानी कि सर्कुलर मोशन में रहेगी ऑब्जेक्ट, और अगर उस पर एक्ट होने वाली फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसे कि जो गोफन रहती है उसे एक बड़ी वाली डोरी रहती है रोप, और उसे हम ऐसे घुमाएंगे और थ्रो करते हैं, तो वो जो स्टोन रहता है उस पर उसकी फोर्स क्या होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल रहती है, ये हो गई सेंटर ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो फर्स्ट वन फोर्स क्या रहेगी देख लो, फोर्स क्या रहेगी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम क्या है, एफ मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स, एम मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी मीन्स वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल। ये सारा यहां पे लिख लूंगा मैं, जैसे कि एफ मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स, एम मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, V means speed, R means radius of circle। ओके, जैसे जैसे आता जाएगा वहां पे मैं वो क्या है वो लिखता जाऊंगा। F की वैल्यू दी है हमें mv स्क्वायर अपॉन आर। अब आगे ब्लू बॉक्स में दिया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड का लिख लो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। स्पीड मीन्स क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायरेक्टली आएंगे हम नीचे, द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि टी के स्वरूप में हम स्पीड बता सकते हैं एज फॉलोज। हाउ, डिस्टेंस, अब देख लो, अब कंसिडर करेंगे कि ए प्लैनेट है और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ओके, सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है तो ए पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, ऐसे रिवॉल्यूशन करके
वापिस यहाँ पर आया, यानी कि सर्कल को क्या रहता है, पेरीमीटर नहीं रहता, तो क्या रहता है, सरकमफरेंस। सो देखिए नीचे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट इन 1 रिवॉल्यूशन, ये होगा 1 रिवॉल्यूशन। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन यानी कि इज इक्वल टू सरकमफरेंस रहेगा सर्कल का, सर्कल का सरकमफरेंस। अब सर्कल के सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, नहीं तो पाई डी रहता है, तो हम यूज करेंगे 2 पाई आर। 2 पाई इज कांस्टेंट, आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, नहीं तो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, एंड टी इज डायरेक्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज टी। अब इसके आगे वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लो, v को, स्पीड को क्या करेंगे कन्वर्ट हम, स्पीड मीन्स v, डिस्टेंस क्या आया 2 पाई आर, और टाइम कितना लिया हमने t। ओके, ए यहां से आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसके बारे में, प्लैनेट के बारे में। देन हमें तो निकालना है फोर्स, तो फोर्स लिखेंगे एफ का फॉर्मूला क्या दिया है देख लो, mv² डिवाइडेड बाय आर। अब m एज इट इज लिखेंगे, मगर हमें v की वैल्यू यहां पे मालूम है, क्या है v की वैल्यू, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय t, और v² है इसलिए इस पूरे ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय आर। अब किताब में हमें बहुत ही शॉर्ट दिया है, स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, फुल्ली इन डिटेल हम सॉल्व करेंगे पूरा। तो m एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा देख लो 4, पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टी का भी स्क्वायर होगा टी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय आर। देन m 4 में पहले लेता हूं, 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब टी स्क्वायर डिवाइड है और आर भी डिवाइड है, तो ये टी स्क्वायर नीचे जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर हो गया। अब देख लो यहाँ पे ऊपर भी आर स्क्वायर है और नीचे आर है, यानी कि ऊपर 2 पावर है और नीचे 1 पावर है, तो 2 में से 1 गया, पावर का क्या आता है, डिवाइड में माइनस, यानी कि एक पावर कट हो जाएगी और एक आर कट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा देख लो, 4m पाई स्क्वायर, यहां पे आर बचा है, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। आगे आपको दिया है, यहां तक हम पहुंचे कि 4m पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, उसके आगे देख लो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर वी गेट। अब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, यानी कि 4m पाई स्क्वायर आर लिखता हूं डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब देख लो क्या होगा आगे, 4m पाई स्क्वायर एज इट इज, आर यानी कि पावर 1 और यहां पे पावर 2 है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कितना होगा, आर का क्यूब, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब केपलर्स थर्ड लॉ में हमने देखा कि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, लॉ ऑफ टाइम में थर्ड लॉ के अनुसार, यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। तो देख लो 4m एज इट इज लिखा, पाई स्क्वायर भी एज इट इज लिखा, टी स्क्वायर और आर क्यूब यहां पर है देख लो, मगर उल्टा है ना, तो एक साइड को लेता हूं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करता हूं और सिर्फ आर क्यूब साइड को लिया, आर स्क्वायर यहां पे पहले ही लिखा था, ए टी स्क्वायर जाएगा बाद में। अब
पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। देख लो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के है मगर यहाँ पे उल्टा है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो यह क्या होगा, ए इसका इनवर्स है तो के का भी हमें इनवर्स लेना होगा 1 अपॉन के। तो देख लो क्या आंसर आया लास्ट 4m पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 कोई बात नहीं डिवाइडेड बाय के आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के आर स्क्वायर लिखा है मैंने से। अब इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट आती है देख लो। 4 होगा कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट भी कांस्टेंट होगा, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, के भी कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट आएगी। तो बचा क्या सिर्फ आर स्क्वायर और कहां पे हो नीचे डिवाइड में। सो देख लो आगे वाला पैराग्राफ पढ़ता हूं। दस न्यूटन कंक्लूड दैट सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सारा क्या है एफ, ये सारी वैल्यूज किसकी है एफ की है ना। तो एफ मींस सेंट्रीपेटल फोर्स acting on the planet is responsible for circular motion must be inversely proportional to the square of distance between planet and sun। यहां पे किस पे डिपेंड है, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मींस व्हाट मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। इसलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब देख लो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने क्या निकाला, एफ इज इक्वल टू जी m अपॉन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि f मीन्स फोर्स इज इक्वल टू g मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, f देख लो क्या है फोर्स, g मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, then m is equal to capital M means mass of earth, small m is equal to mass of object, and r square means r is equal to mean distance between planet and sun। डिस्टेंस लिखता हूँ सिर्फ, ओके। तो कौन सा भी रहेगा ना, दो बॉडीज का भी हमें कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होता है तो डिस्टेंस लिखता हूँ सिर्फ। तो F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और दूसरी होती है कि फोर्स मीन्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। अब वहां पर जो इक्वेशन के पेज पे हमें इक्वेशंस के नंबर दे वही देता हूं, देख लो 3 और 4, 3 4। अब फ्रॉम 3 4 3 एंड 4 3 एंड 4 का LHS अगर कांस्टेंट है F इक्वल है तो RHS भी क्या रहेगा इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg, बराबर RHS लिया। अब a वाला m हम डिवाइड को लेंगे, g की वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू ऑफ g, तो g को पूरा अकेला छोड़ देंगे, g अकेला रहेगा, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे g को मल्टीप्लाई था m तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया,
यानी कि ए वाला एम, ऊपर नीचे वाला कट हो गया। तो क्या बच गया देख लो, ए जी, LHS को लिखता हूं GM अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर आ गया 5। अब इसे ही कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, तो G इज इक्वल टू GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इसे नाम दिया है 6। अब कैपिटल आर यानी कि क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप बोलेंगे यहां पे जगह क्यों रखी है, तो यहां पे हम वैल्यूज ए वाले पुट करेंगे। तो G की वैल्यू देख लो, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, देन क्या है, M, कैपिटल M की वैल्यू निकालनी होगी, क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मास ऑफ द अर्थ, और O है केजी में, और रेडियस ऑफ अर्थ देख लो क्या है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, और ये मीटर में है। तो यही सारी वैल्यूज हमें यहां पे पुट करनी होगी। G एज इट इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू देख लो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, M की वैल्यू देख लो क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 होल डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और उसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे देख लो, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, पास लाया मैंने, देन 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, यानी कि पावर वाले एक साइड को नंबर लिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन मुझे करना होगा वो एक साइड को लिए। अब 6.4 का देख लो, स्क्वायर करूंगा, 6.4 का स्क्वायर आता है 40.96, और 10⁻6 का स्क्वायर यानी कि ऐसा होगा 10⁻6 और उसका स्क्वायर। अब a⁻m यानी कि क्या होता है देख लो, पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 2 जा 10⁻12, तो यहां पे आ गया 10⁻12। ये सारे इंडाइसेस के फॉर्मूलाज थे हमें 8 9 में, वो यहाँ पे यूज करने हैं सारे। अब देख लो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो वैल्यू आएगी 40.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 10⁻24। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इंडाइसेस में एडिशन होती है, तो 10 एज इट इज और पावर की एडिशन कर दो, -11 + 24 क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 24 में से 11 गए 13, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो 24 का प्लस है, या इसलिए नहीं दे रहा, डिवाइडेड बाय 40.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। अब 40.02 डिवाइडेड बाय 40.96 ले लो, तो उसका आंसर रहता है 0.977 मल्टीप्लाई बाय, और इंडाइसेस में अगर 10⁻13 है यानी कि a⁻m है और a⁻n है, यानी कि 10⁻13 है 10⁻12 है, तो इसका आंसर आएगा a⁻m-n। तो इसका क्या कन्वर्ट होगा 10⁻13 - 12, तो 13 - 12 यानी कि 1 पावर आएगी, 1 पावर मीन्स 10, इसलिए आए हुए आंसर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा आंसर मेरा, ए डिजिट राइट को शिफ्ट होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत सारे इंडाइसेस के फॉर्मूलाज हमने यूज किए। ये हुआ इक्वेशन नंबर 7, ऐसा आया पूरा वो वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। ओके, लिख के ले लो पूरा और ऐसे ही लिख लो इन डिटेल। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट देख लेंगे, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है देख लो, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ प्लैनेट, यानी कि जो मिनिमम वेलोसिटी रहेगी ऐसी
कि जिस वेलोसिटी के आगे अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी तो एस्केप हो जाएगा। कहाँ से? प्लैनेट के ग्रेविटेशन फोर्स से। यानी कि रॉकेट को जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स छोड़ते हैं उन्हें क्या एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पे हमें छोड़ना पड़ता है, तभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बाहर निकल जाएंगे। अब इसका डेरिवेशन देख लेंगे। तो पेज नंबर 13 पे देख लो। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वन साइड दिया है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ दिया है। तो ऑन अर्थ सरफेस क्या होता है? के यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² रहती है। पी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, ओके, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। अब टोटल एनर्जी क्या होती है? के ई प्लस पी। तो के ई की वैल्यू 1/2 mv² प्लस माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय R, यानी कि 1/2 mv² प्लस माइनस क्या होगा? माइनस जी m डिवाइडेड बाय R। वही एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ क्या होगा? के ई 0 रहेगी, पी 0 रहेगी, सो टोटल एनर्जी भी क्या होगी? 0। अब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होता है? E1 इज इक्वल टू E2। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो ए वाली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जितनी एनर्जी रहेगी उतनी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस रहेगी। इनको इक्वेट कर देंगे तो E1 क्या आया है देख लो। ए E1 है और ये E2 है। 1/2 mv² माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो V है वो हमें एस्केप के लिए कंसिडर करनी है, इसलिए हम V के नीचे ESC लिखेंगे, यानी कि एस्केप। अब 1/2 mv² एज इट इज रख लो, इज इक्वल टू ए माइनस वाला राइट को जाएगा तो प्लस होगा, 0 प्लस एनीथिंग जी m अपॉन R। देन हमें तो वैल्यू निकालनी है V एस्केप, तो V एस्केप को अकेला छोड़ दो, V एस्केप अकेला कर दिया, जी m अपॉन R। अब जो V को छोड़ के जितना पोर्शन है यानी कि 1/2 m उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे RHS को, तो 1/2 का यहाँ पे उल्टा होगा 2/1। m क्या है? V को मल्टीप्लाई, तो RHS को आकर डिवाइड को जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m, कट कर दिया। V एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर, तो आगे लिखता हूं 2g m, R1 जा R। यहां तक तो सिंपल है, मगर डायरेक्टली हमें नीचे रूट वाला चालू किया है, वो रूट 2gr, वो कहां से आया? तो अब वो देख लो, यहां पे v² है तो इसका स्क्वायर रूट लिया, यानी कि v एस्केप, इसका स्क्वायर निकल गया। अब ए सारा जाएगा, ए सारा रूट में जाएगा, तो अंडर रूट 2g m अपॉन R। बट हमें इक्वेशन 6 मालूम है, देख लो क्या है, g की वैल्यू देख लो क्या दी है थी, जी m अपॉन R² फ्रॉम इक्वेशन 6। बुक में हमारे इक्वेशन 6 दिया है, g इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय R²। ओ यहां पे यूज करना है हमें, v एस्केप लिखा, अगेन g लिखा, m लिखा, डिवाइडेड बाय R लिखा। अब मुझे क्या करना है, इसे R² करना है, डिवाइडेड बाय R है उसे कन्वर्ट करना है R² ने, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे R से डिवाइड कर दिया, मगर वैल्यू चेंज हो जाएगी इसलिए मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय R²। तो वैल्यू देख लो क्या आ गई, जी m R डिवाइडेड बाय R²। अब रूट जैसा है वैसे जी m अपॉन R² क्या है देख लो, जी m अपॉन R², जी स्मॉल g
मल्टीप्लाई बाय आर एज इट इज जी आर। तो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या आ गई? जी आर। अब यहां पर 2 था, ओ यहां लिख दिया, ओ यहां लिख देंगे और यहां लिख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या देख लो, 9.8 लेते हैं हम, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, आर की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10�6। अब इसका सारा मल्टीप्लीकेशन कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो वी एस्केप आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा वी एस्केप अंदर। तो अगर हमें स्पेसक्राफ्ट छोड़ना है, कहाँ से? अर्थ से, मून पे नहीं तो मार्स पे, कौन से ही प्लेनेट पे, तो उसका स्पेसक्राफ्ट का मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 11.2। तो ये था हमारा डाउट सेशन का फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मुझे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।